करें कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ओवरहेड्स का बेसिक एंड हमने एक लेंदी क्वेश्चन सॉल्व किया था जिससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। याद है आपको ये? तो आप बताओ, when we want to reapportion the overheads where no service department provides the service to other service department, we use direct redistribution method. अब ऐसे MCQ आ सकते हैं मेरे भाई। when no service department provides the service to other service department, which of the following method is suitable? Direct redistribution method. Services are provided by one service department to other, but reciprocal services are not provided. Which of the following is better? Step ladder method. कौन सा? स्टेप लैडर मेथड। एंड व्हेन रेसिप्रोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, साइमल्टेनियस या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ है आपको ये? तो अपन आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे रेसिप्रोकल सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड, मतलब वी हैव टू यूज स्टेप लैडर मेथड। चलो फिर प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ रहे क्या बच्चों? ये बीच का जो भी स्पेस अपना बचता है उसमें क्या करने का अपन ने समझा क्या? किस लिए छोड़ा है मैंने ये पेज? अपन खुद थ्योरी लिखने का। समझता है क्या? रिवाइज करते तो अपने को कुछ पॉइंट ध्यान में आए तो कर लिखने का वो जरूर सब। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 24। डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव 3 डिपार्टमेंट्स व्हिच आर रिगार्डेड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स यूजिंग स्टेप लैडर मेथड। इसको अंडरलाइन करो, यूजिंग कौन सा मेथड? स्टेप लैडर मेथड। Estimates of factory overhead cost incurred by each department for the forthcoming year are as follows. Data required for distribution is also shown against each department. तो कितने डिपार्टमेंट्स है? 3। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ, सर्विस डिपार्टमेंट कौन से? PQRS। फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है आपको, लेबर आवर्स दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, एरिया इन स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन पढ़ो, आपके दिमाग में है कि मैं सॉल्व करने वाला हूं, है ना? The overhead cost of 4 service department are distributed in the same order. अच्छा, यहां पे ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता है? करता है। PQRS में अगर आपने P की जगह Q पहले लिखा तो प्रॉब्लम होता है, बट साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से आप XY की जगह YX करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझता है कि आपको ये किसमें? साइमल्टेनियस, क्योंकि अल्टीमेटली X वाला एक नंबर है, Y वाला नंबर है, पहले कौन सा लिखा बाद में कौन सा लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहां पे वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहता है। समझता है क्या? ओके, तो P के ओवरहेड्स कैसे डिवाइड करना है? इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, Q के लेबर आवर्स, R के एरिया इन स्क्वायर मीटर, S का डायरेक्ट लेबर आवर्स। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट of 4 service department to 3 production departments and calculate overhead recovery rate per direct labor hour. Overhead recovery rate per direct labor hour. क्वेश्चन पढ़ो, मैं और 1 मिनट वेट करता हूं, 2 मिनट वेट करता हूं, फिर सॉल्व करेंगे अपन आराम से। ठीक है, चलो बोलो क्या फॉर्मेट लेना चाहिए, मैं पहले वो बताओ। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर आर रेट, पहले तो वो लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर आर रेट। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर आर रेट, उसमें क्या लिखो? पर्टिकुलर्स, ऑब्वियसली ब्रैकेट में लिखना है तो लिखो मेथड ऑफ रीअपॉर्चनमेंट, स्टेप लैडर मेथड। चलो ब्रैकेट में लिखते हैं मेथड ऑफ रीअपॉर्चनमेंट। कौन सा मेथड? स्टेप लैडर मेथड। किसके लिए स्टेप लैडर मेथड? फॉर रीअपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। चलो बताओ फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, टोटल
पर्टिकुलर्स, उसके बाद टोटल, उसके बाद बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, सही है। उसके बाद कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट है क्या? बोलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कौन से? एक्स, वाई एंड जेड। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स, पी क्यू आर एस, सही है क्या भाई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड, सर्विस डिपार्टमेंट्स पी क्यू आर एस। चलो भाई, करेगा कंटिन्यू हम लोग। पर्टिकुलर्स, उसके बाद टोटल, उसके बाद बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट। बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट में दिख रहा है ना आपको ये सब? यस और नो? चलो बोलो क्या लिखो पहले, बोलो बच्चों। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है क्या उनका? तो राइट डाउन ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको लग रहा है नहीं सर प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कुछ अलग किया था? अरे उसमें वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को भी अपने को करने के लिए बोला था उन्होंने, यहां पे वो करके दिया है ना उन्होंने। आपको कैसे समझा कि यहां पे करके दिया है करके? डायरेक्ट फैक्टरी ओवरहेड्स टोटल दिया है ना भाई। तो बोलो कितना है? एक्स का 1,93,000, वाई 64,000, जेड 83,000, पी 45,000, क्यू 75,000, आर 1,05,000, एस 30,000। सही है क्या? These are the overheads as per primary distribution. Overheads as per primary distribution. सही है बच्चों? ओके, अब बताओ इसके बाद में लिखेंगे रीअपॉर्शनमेंट। क्या लिख रहे हैं मेरे भाई? रीअपॉर्शनमेंट। अब रीअपॉर्शनमेंट किसका करना है बोलो? सर्विस डिपार्टमेंट पी, फिर सर्विस डिपार्टमेंट क्यू, फिर सर्विस डिपार्टमेंट आर, फिर सर्विस डिपार्टमेंट एस। यस और नो? उसके बाद में हमने इसका टोटल करना चाहिए। अच्छा ये टोटल में शायद आपको याद आता रहेगा रिक्वायरमेंट क्या है? ये पी क्यू आर एस का टोटल 0 आना कंपलसरी है क्या उसके बाद? यस और नो? ओके चलो पहले मुझे ये टोटल बताओ कितना आ रहा था? 1,93,000 प्लस 64,000 प्लस 83,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 1,05,000 प्लस 30,000, ये टोटल 5,95,000 है क्या? है क्या? एंड ये तो मैं गिवन ऐसे लिख रहा हूं, इसमें हमने कुछ नहीं किया भाई, जो दिया था वो कॉपी पेस्ट किया हमने। यहां तक आए क्या आप लोग बताओ मुझे? चलो आगे बताओ अभी। पी के ओवरहेड्स अपने को रीअपॉर्शनमेंट करना है। पी के ओवरहेड्स रीअपॉर्शन करना है, किस रेशियो में करना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। पी के ओवरहेड्स अपॉर्शन करना है इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है बच्चों। हाँ चलो आप बताओ मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो बताओ मेरे भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो प्लीज बताओ मुझे। सबसे पहले तो बताओ मैं पी में जाके क्या लिखूं? निगेटिव 45,000 लिखूं क्या? पहले वो लिखने का मतलब थोड़ा निगेटिव कुछ गड़बड़ होने का चांस कम हो जाता है, समझ आया क्या? पी में जाके निगेटिव 45,000 लिख दिया आपने। चलो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो तुम मुझे बताओ। 100:125:85:10 लेना है क्या नहीं लेना है? नहीं लेना है। क्यों 10 नहीं लेना है? वो तो खुद पी का है ना मेरे भाई। उसके बाद 50 40 50 बराबर है? यस और नो? तो 100:125:85 इस तो आगे बताओ क्या है? बोलो 50 40 50। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? बोलो इसका टोटल कितना आ रहा है? 225 450 आ रहा है। तो फिर बहुत सिंपल है ये तो, बराबर है ना? टेल मी इज इट 10,000 12,500 8,500 5,000
4,000 5,000। सही है क्या भाई? ओके चलो सब लोग ध्यान दो। अब यहां पे मैं दो मिस्टेक बता रहा हूं जो स्टूडेंट करते हैं, आप दिमाग में रखो ताकि वो आपको करना नहीं है। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? सबसे पहले स्टूडेंट क्या करता है, ये जो अभी क्यू का करना है ना, उसमें वो निगेटिव 75,000 लिखता है। तो 75,000 लिखना है क्या निगेटिव? नहीं, क्या लिखना है? 80,000। समझा आपको ये? 80,000। प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। अब इसके बाद में ये क्यू के ओवर्स किस रेशो में डिवाइड करना है? बोलो डायरेक्ट लेबर आर्स। किस रेशो में करना है? डायरेक्ट लेबर। तो आप मुझे बताओ, डायरेक्ट लेबर का रेशियो दिख रहा है क्या आपको? हाँ चलो एक मिनट सुनो, एक मिनट। तो ये रेशियो क्या होना चाहिए तुम बताओ मुझे? 4:3:4:1 नहीं, (6:3). अब आप क्या गड़बड़ किए समझे क्या? अब आपने वो वन भी लिया, आपको लग रहा है वन तो लेना चाहिए ना, क्यू छोड़ के सब लेंगे। तो नहीं लेंगे मेरे भाई, पी भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि क्यू में से पी में वापस कुछ नहीं आने वाला भी, ये इसलिए डैश कर दिया। समझा क्या? दो मिस्टेक आप कौन से कर सकते हो समझे क्या आप लोग? ये नहीं करना है, सीधी सी बात है, काम सिंपल। गया दिमाग में कुछ? बोलो इसका टोटल कितना आ रहा है अभी? बोलो। 20 आ रहा है टोटल। कितना आ रहा है टोटल? 20 आ रहा है ना? तो 80,000 डिवाइडेड बाय 20, 4,000 से करो मल्टीप्लाई। हाँ बोलो, इज इट 16,000? सही है क्या? 12,000, 16,000, देन 24,000 एंड 12,000। सही है क्या भाई? देखो क्यू में से पी में कुछ आया क्या वापस? नहीं। पी इसका मतलब पी का टोटल एक बार जीरो हो गया, बात खत्म। हाँ चलो अब नेक्स्ट आर वाले, इसमें मैं क्या लिखूं पहले बताओ? वो निगेटिव कितना लिखूं वो बोलो पहले। 1,33,000 निगेटिव। तो आपने पहला एक मिस्टेक अवॉइड कर लिया, समझा ना? एंड अब बताओ यहां पे आर का मतलब किस रेशो में जाना है? एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, बराबर है कि नहीं? तो एरिया का रेशो बताओ क्या है? एरिया इन स्क्वायर मीटर का रेशो बताओ, आप क्या लू मैं? लगे तो 500 से डिवाइड करके बताओ। 6:3:3 चलता है कैसे? 6:3:3:2 नहीं समझा आपको अभी? समझा क्या मेरे भाई? इसमें ना पी में कुछ आएगा ना क्यू में, तो एक्स वाई जेड एंड एस में डिवाइड होगा सीधा सीधा। एक्स वाई जेड एंड एस। समझा क्या आपको ये? तो ये टोटल मेरे ख्याल से है कितना? टोटल है 14 है क्या? तो 1,33,000 डिवाइड बाय 14, 9,500 आता है नहीं?
माइक चेक चेक, माइक चेक चेक। यस, चलो बच्चों, कर दिया क्या आपने? बोलो एरिया इन स्क्वायर मीटर के रेशियो में। हाँ कैसे गया ये? 57,000 आएगी इधर। हाँ उसके बाद 28,500, फिर 28,500 एंड लास्ट 19,000। 19 ना? ओके, अब बताओ यहां पे लास्ट में निगेटिव क्या आएगा वो बताओ। अरे श्योर? तो आप समझे ना बच्चों, कोई मिस्टेक नहीं करना है आपको। और यहां पे ये नहीं लाएगा, बट ये स्टेप लैडर मेथड, अभी हर जगह पे ये मेथड करना मत करना, समझा क्या? साइमल्टेनियस इक्वेशन रहा तो अलग है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, बस ये तीन ही है ना मेथड यार। समझता है क्या आपको ये? हाँ चलो फिर, अभी 66,000 किस रेशियो में डिवाइड करना है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। बोलो डायरेक्ट लेबर आवर्स का रेशियो 4:3:4। अब आप लोगों ने सिर्फ ऊपर आपने अलग लिया था, तो मेरे भाई उस वक्त तो डिपार्टमेंट अलग थे ना, तो 4:3:4 के रेशियो में 66,000 को डिवाइड कर दो। हाँ बोलो कितना आता है? 24,000, 18,000, 24,000, दैट्स इट। एंड अब टोटल करो, डेफिनेटली पी क्यू आर एस का टोटल 0 आएगा, एंड ये टोटल 5,95,000 मैच हो जाएगा बराबर। यस और नो? एंड ये जो भी टोटल आने वाला है उसको डायरेक्ट लेबर आर से डिवाइड कर दो, आपको लेबर आर रेट मिल जाएगा। बराबर है बच्चों? लेबर आर रेट मतलब सी डिवाइड बाई डी होगा कि नहीं? यस और नो? बोलो टोटल कितना है? एक्स का टोटल कितना है? एग्जैक्ट 3x है। वाई का टोटल 1,35,000 एंड जेड 1,60,000। लेबर आवर्स कितना है वो भी बताओ। डायरेक्ट लेबर आवर्स 4,000, 3,000, 4,000, 4,000, 3,000 एंड 4,000, तो 3 लाख डिवाइड बाय 4,000 75, देन 1,35,000 डिवाइड बाय 3 45 एंड 40, तो 75, 45 एंड 40। अब बताओ जो दिखने के लिए क्वेश्चन कितना लेंदी दिख रहा है देखो, बट ये है कि कुछ आंसर इसमें लेंदी? ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क 8 मार्क के लिए आते हैं यार। समझता है क्या? जनरली लोग बोलते नहीं सर एग्जाम में क्वेश्चन, तो अरे भाई ये एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ये मैं कौन सा हवा से लाए क्या? समझता है क्या? बोलो कोई डाउट है? क्लैरिटी है इसमें? ये कौन सा मेथड यूज किए? स्टेप लैडर मेथड। तो स्टेप लैडर मेथड में कंफर्ट है बच्चों? यस। चलो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 25। ये 24 हुआ ना अभी? चलो क्वेश्चन नंबर 25 वे आपको खुद सॉल्व करना है, एंगल से पढ़ो। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट इन 3 साइजेस। कौन से साइजेस? ए, बी एंड सी। Prepare a statement showing selling and distribution expenses apportioned over these 3 sizes, applying the appropriate basis for such apportionment in each case from the particulars indicated. Also express the total of the cost so apportioned in each size, cost per unit sold nearest पैसा में, and percentage of sales turnover। और क्या पूछा? परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर। आप एक्सपेंसेस दिए हुए, उसका बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट भी दिया हुआ है, एंड डेटा अवेलेबल रिलेटिंग टू दीज 3 साइजेस दिया हुआ है आपको। नंबर ऑफ सेल्समैन ऑल पेड सेम सैलरी, यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट, टर्नओवर, वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट, दिया हुआ है सब कुछ। बराबर है? चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई, आपको सॉल्व करना है। करे सवाल बच्चों, बताओ कैसे क्या लिखो, आप बताओ।
ऑब्वियसली फॉर्मेट तो वही रहेगा, पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट एंड उसके बाद एबीसी, बराबर है। चलो बनाओ फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, टोटल में हेडिंग कुछ नहीं लिखा, आप खुद लिख सकते हो ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलेगा ना बच्चों? चलेगा कि नहीं? हेडिंग लिखना तो क्या लिखना चाहिए बोलो? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, बराबर है ना, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यही कैलकुलेट करना है ना अपने को। फॉर्मेट बताओ एक बार। पर्टिकुलर्स बताओ मेरे भाई, उसके बाद टोटल, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट। अब यहां पे वो कलेक्शन, क्लास, अलोकेशन, अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई रामायण है क्या? क्यों नहीं है? ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है, समझ रहा है ना? मतलब बहुत क्लियर, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, आपको 3 साइजेस पे सिर्फ डिवाइड करना है इसको, समझ आएगा आपको? यस और नो? 3 साइज में आप ये प्रोडक्ट बेचते हो, तो ये 3 साइजेस पे आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिवाइड करना है। पर्टिकुलर्स, टोटल, पर्टिकुलर्स, टोटल, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, साइज एबीसी, सही है भाई? बोलो क्या लिखो पहले, आप बताओ कहां से स्टार्ट करें? एक काम करें, पहले टर्नओवर लिख देता हूं, जो भी है। टर्नओवर दिया है क्या आपको? टर्नओवर दिया हुआ है क्या? कहां दिया हुआ है टर्नओवर? सेल्स टर्नओवर दिया हुआ है आपको? चलो पहले टर्नओवर लिख देते, चलेगा? सेल्स टर्नओवर, बोलो ए बी सी का कितना है टर्नओवर, तुम ही बताओ मुझे। टोटल 2 लाख है ना? बेसिस में क्या लिखूं? गिवन, बोलो इज इट 58,000? हाँ, देन 80,000 एंड 62,000। चलो टर्नओवर। अब लिखता हूं बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, चलेगा बच्चों? क्या लिखता हूं बोलो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब उसमें 1 2 3 करेंगे, चलेगा? बताओ 1 क्या है? सेल्स सैलरीज। मेरा कोई काम ही नहीं बच्चों अभी आपको, यहां पे आपका सिस्टमैटिकनेस मैटर करता है। अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक होने का क्या रीजन रहता है? ओनली पैनिक सिचुएशन, समझ आया क्या? अदरवाइज कुछ भी टफ कुछ भी नहीं रहता है, क्लास में बैठ के बच्चा आराम से कर लेता है, हंसते खेलते, बराबर है कि नहीं? एग्जाम में क्यों नहीं होता है? उसको सेल्स सैलरी समझता ही नहीं कुछ, उसको अगला आइटम दिखता है उधर। ऑल साइकोलॉजी, बराबर है कि नहीं? सेल्स सैलरी, हाँ बोलो कितना है वो? 10,000। डायरेक्ट चार्जेस, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा परसेंटेज दिया रहेगा उन्होंने कुछ। क्या रेशियो बोलो? 4:5:1। अरे डायरेक्ट कितने परसेंट उसका रेशियो दिया है ना? यस और नो? बोलो 4:5:1। उन्होंने क्लियरली बोला है सेल्समैन कितने हैं, ऑल पेड सेम सैलरी बोला है उन्होंने। तो टेल मी इज इट 4,000, 5,000, 1,000? 4,000, 5,000, 1,000। नंबर ऑफ सेल्समैन इसका रेशियो है। किसका रेशियो में बोलो? नंबर ऑफ सेल्समैन, सेल्स सैलरी। उसके बाद सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन किस रेशियो में अपॉर्चन करना है? कितना है सेल्स कमीशन? कितना है? 6,000। किस रेशियो में बोलो? सेल्स टर्नओवर के रेशियो में। हाँ, कितना है सेल्स टर्नओवर का रेशियो? 58:80:62। वैसे उसको भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बराबर है ना? बट नहीं किया तो कोई फर्क पड़ता है कैसे? तो इसका टोटल 6,000 डिवाइड बाय 200 आ रहा है, बराबर ना? 30 × 58 इज इट 1740? सही है क्या? 80 = इज इट 2,400 एंड 62 = इज इट 1860? कैलकुलेशन करेक्ट कर रहा हूं क्या मैं? सेल्स कमीशन। उसके बाद सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस। बताओ कितना है सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस? 2096। किस रेशियो में?
किस रेशो में? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्या रेशो है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का रेशो बताओ बच्चों। 7:8:1। तो 7:8:1 के रेशो में आप डिवाइड कर दो। ये 7:8:1 के रेशो में आप ये कॉस्ट डिवाइड कर रहे हो क्या? बोलो। तो 2096 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 16 बराबर है ना? 131 इंटू 7 इज इट 917। उसके बाद 920 कितना? 1048 एंड 131 सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद जनरल एडवर्टीजमेंट, जनरल एडवर्टीजमेंट बोलो। जनरल एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है? 5000। किस रेशो में? सेल्स टर्नओवर। सेल्स टर्नओवर का रेशो पता है क्या? कितना है सेल्स टर्नओवर का रेशो? हाँ बोलो। 58:80:62। तो 58:80:62 का टोटल 200 है। तो 5000 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 58 इज इट 1450? हाँ देन 2000 1550 जनरल एडवर्टाइजमेंट हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट, उसके बाद में है स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट। बोलो बच्चों। स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट कितना है? 22,000। डायरेक्ट चार्जेस मतलब क्या? नहीं, स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। अरे डायरेक्ट मतलब वो बोल रहा है कि इसका डायरेक्ट बेस कुछ तो दिया हुआ है हमने नीचे। तो परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट का क्या रेशो है? 30:40:30। समझा क्या? 30:40:30। तो बोलो 22,000 कितना है? 6600 देन 8800 एंड अगेन 6600। डू यू एग्री? फिर उसके बाद स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट हो गया। देन पैकिंग, पैकिंग कितना है बोलो? 3000। हाँ बोलो क्या रेशो होना चाहिए? टोटल वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। हाँ बोलो आप क्या रेशो रहेगा? तुम बताओ। हाँ वेरी गुड। ये 5 जो है ना वो बच्चों पर यूनिट है, जबकि तीनों के नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग है। नहीं समझा आपको? एंड उन्होंने पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, टोटल वॉल्यूम बोला है? टोटल वॉल्यूम। समझा क्या? बराबर आईसीआई का एक ट्रैप रहता है, समझता है कि आपको ये बराबर स्टूडेंट फंस जाता है उसमें। एंड जो पेपर चेक करने वाला रहता है ना बच्चों, ये इतना देखता ही नहीं, टाइट इधर आके देखता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है स्टूडेंट मिस्टेक कहां करता है। इसलिए आपने आपका खुद का आंसर शीट मंगवाया रहेगा ना, तो आपने देखा रहेगा कि भाई वो उसने कुछ ज्यादा तामझाम नहीं किया है, जहां पे मिस्टेक है उधर मार्क कट किया एंड डायरेक्ट मार्क कर दिया 2 8 में से। देखा रहेगा आपने, है या नहीं? वो आपने शायद सोचा रहेगा भाई इतना करेक्ट लिखा है तो तूने देखा नहीं। वो बोलता है कि भाई स्टेप वाइज 2 मार्क दिए बस हो गए। समझता है क्या? एंड स्टेप वाइज कितने मार्क्स आ गए वो तो फिर अभी आइटम टू आइटम वेरी होता है मेरे भाई। उसका कोई पॉलिसी है क्या कि भाई इतना लिखा तो ये आएगा? ऐसा कुछ होता है क्या? बहुत कम केसेस है ऐसे। समझता है क्या? बोलो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट कितना है वो? 15,000 देन 24,000 एंड 51,000। 51,000 कैसे आया? अरे 3,000 इंटू 17, अगला 4,000 इंटू 8 32,000। सॉरी अगला 4,000 इंटू 8 है ना, मतलब कितना? 32,000 ना। अगला 32 है ना बच्चों? यस बोलो। एंड तीसरा 51,000 है ना? यस। 3,000 इंटू 17 सही है क्या? तो करो इस रेशो में। फ्रैक्शन में नंबर आता है, डरो मत उससे कुछ। तो 15 प्लस 32 प्लस 51 98 है। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 98 जो भी आया करो मल्टीप्लाई। 15 इक्वल टू 459 4 कितना? सॉरी 980 एंड लास्ट 1561। पैकिंग हो गए। उसके बाद जल्दी बताओ डिलीवरी एक्सपेंस कितना है? डिलीवरी एक्सपेंस 4,000 किस रेशो में? सेम 15:32:51। तो
ये टोटल 98 है ना? इज इट 612? कितना? 1306 and 2082 अप्रोक्सीमेटली. देन ये होगा डिलीवरी एक्सपेंसेस. उसके बाद वेयर हाउस एक्सपेंसेस 8 बराबर है. वेयर हाउस एक्सपेंसेस कितना है? वेयर हाउस एक्सपेंसेस 1000. अगेन सेम रेशियो 15:32:51. सही है क्या? बोलो कितना था? 153. सही है क्या? उसके बाद 327. देन 520 वेयर हाउस एक्सपेंसेस. उसके बाद 9th बोलो क्रेडिट कलेक्शन एक्सपेंसेस. बराबर है. क्रेडिट कलेक्शन एक्सपेंसेस कितना है? बोलो 1296. किस रेशियो में? बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स. क्या रेशियो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का रेशियो बताओ. 7:8:1. तो 7:8:1 तो करो 1296 डिवाइडेड बाय. करो ना बच्चों. करो लिखो. हाँ बोलो कितना है क्रेडिट कलेक्शन एक्सपेंसेस? 567. उसके बाद 648 एंड 81. सही है कि मेरे भाई? हाँ चलो बोलो इसका टोटल कितना आने वाला है? ये अब सब टोटल बी कर लू क्या मैं? क्या करूं? बोलो सब टोटल बी. चलेगा क्या भाई? बोलो सब टोटल बी कितना है? टू लाख से भी टोटल कर. 2 लाख वो क्यों ऐड कर रहे भाई? $54,300 पक्का क्या? 54,392. हाँ चलो एबीसी का टोटल बताओ अकॉर्डिंगली. 16,498. बाकी सब लोग भी चेक करो बच्चों. 16,498. उसके बाद 22,509 and last 15,384. पक्का? फिर टोटल मैच नहीं हो रहा है. 15,385 है क्या? 15,385 सही है. चलो ये काम हो गया या और कुछ बाकी है? अभी क्या बाकी है? उन्होंने कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड. कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड. तो क्या करेंगे? बोलो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है क्या अपने पास? राइट ऑन सी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. तो बोलो कितना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड? बोलो जल्दी. नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 3,000 4,000 3,000 4,000 3,000. तो लिखो अभी डी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट. टेल मी इज इट बी डिवाइड बाय सी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट इज इट बी डिवाइडेड बाय सी? सही है क्या? तो बोलो 16,498 डिवाइडेड बाय 3,000. आंसर इज 5.49933. ऐसा कुछ है क्या? सही है क्या भाई? 22,509 डिवाइडेड बाय 4,000. आंसर इज 5.62725 and 15,385 divided by 3,000. Answer is 5.1283333333. Do you agree?
एंड और क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, एज अ परसेंटेज ऑफ क्या बोलो, टर्नओवर. तो टेल मी, इज इट गोइंग टू बी बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, बी डिवाइड बाय ए इंटू 100. तो इज इट 16,498 बराबर है बच्चों, डिवाइडेड बाय 58,000 इंटू 100. आंसर इज बोलो 28.44%. देन 22,509 divided by 80,000 into 100. आंसर इज 28.14 कर देता अप्रोक्सीमेटली. एंड उसके बाद में हाँ बोलो 15,385 डिवाइडेड बाय 62,000 इंटू 100. आंसर इज 24.81% अप्रोक्सीमेटली. चलता है क्या बताओ. उन्होंने खुद बोला कि 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, तो इसलिए मैंने 2 ही डिजिट लिए डेसिमल पॉइंट के बाद. बराबर है क्या बच्चों. हो गया बच्चों. सो दिस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. कुछ क्लैरिटी है इसमें पक्का. तो क्वेश्चन नंबर 25 डन. अंडरस्टैंडिंग भी है या डिप्रेशन है ना. चलो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 26. आपको सारे मेथड समझे क्या बच्चों, स्टेप लैडर मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन समझा आपको ये. चलो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 26 नाउ. एंड तुम मुझे बताओ ये कौन से मेथड पे है या क्या है एग्जैक्टली, तुम ही बता देना मुझे. क्वेश्चन पढ़ो अभी, ऐसे समझो कि 8 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 26. A machine shop of an auto engineering factory has 5 distinct group of machines. Has 5 distinct group of machines for which the recovery of expenses is at a rate per machine hour. Is at a rate per machine hour. Budget for the machine shop for the year ended 31st December 2021 is framed as under. ठीक है, पर्टिकुलर्स 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको ये. कंज्यूमेबल स्टोर्स, मेंटेनेंस, हॉर्स पावर, स्पेस ऑक्युपाइड, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स. कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिए हुए आपको. कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर ईच ग्रुप इंडिकेटिंग द बेसिस फॉर अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस. इंडिकेटिंग बेसिस फॉर अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस. पढ़ो क्वेश्चन और फिर बताओ कैसे सॉल्व करना. अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मशीन आवर रेट. डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई संबंध नहीं, यहां पे रीअपॉर्चमेंट करना भी नहीं है मेरे भाई अपने को. देखो यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा कोई सीन भी नहीं है. समझ आएगी आपको ये. आर यू गेटिंग दिस. आप क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई, पैनिक में मत जाया करो. समझ आए क्या. कुछ तो ऐसा किसी के साथ तो लिंक मत किया करो. समझ आएगी आपको ये. क्वेश्चन देखो, आराम से क्वेश्चन पढ़ो भाई, फिर आपको समझेगा कि अपन क्यों इतना टेंशन ले रहे. कॉस्टिंग में सबसे बड़ा इशू वही है, स्टूडेंट को पहले से ही उसके दिमाग में घुस तो है. एंड बाकी सब्जेक्ट से कॉस्टिंग अलग होने का एक ही रीजन है कि बाकी कितना अकाउंट्स में, एफएम में कितना भी रहा तो आपने को एक फॉर्मेट दिमाग में है. सिर्फ सस्पेंस क्या है, उस क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट है. कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है. कॉस्टिंग में ये कैसे सॉल्व होने वाला वहां से शुरू है. बराबर है कि नहीं. इसलिए कॉस्टिंग स्कोरिंग भी है. समझ आएगी आपको ये. ऑब्वियसली क्योंकि जहां जहां पे इंस्टीट्यूट थोड़ा वो टफ हो जाता है तो वहां पे वो क्वेश्चन उतने, जो तुमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया पैटर्न, तो रिवॉर्ड भी तो ज्यादा है ना यार. अरे तुमने एक पेज पेन से लिख दिया, डायरेक्ट 10 मार्क का क्वेश्चन रहता हो. छोटा थोड़ी रहता, 8 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन रहते. डायरेक्ट करेक्ट करके 10 मार्क आते बाजू. बराबर. लोगों को ऐसे ही 89, 90, 93, 95 कैसे मार्क्स आते फिर. आते या नहीं आते तुम मुझे बताओ. आते हैं ना. अभी मैंने इंटर के रिजल्ट के दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए थे कि भाई इसको 93 मार्क्स है, इसको 92 मार्क्स है, इसको 95 मार्क्स है. हवा से स्टूडेंट आए थोड़ी आए, जो अपनी बैच के थे ना, अपने इसी बेंच पे बैठे थे. है कि नहीं. कुछ नहीं, बस वो पैनिक में नहीं जाना है, आराम से सॉल्व करना है. समझ है क्या आपको.
ये भाई क्या मेथड है, क्या क्वेश्चन है। एंड वो जो पहले 15 मिनट मिलते हैं ना, उसमें अपने को राइट स्ट्रैटेजी बना के रखने का कि भाई मेरे को ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, फिलहाल ये देखते ये कैसे होता है, बराबर है कि नहीं। एंड वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं 3 घंटे में, बराबर है कि नहीं। एंड अभी तो यार 30 मार्क की एमसीक्यू की वजह से अभी टाइम का थोड़ा, जो अभी तक प्रॉब्लम आता था बच्चों को कि वो टाइम मिलता नहीं था, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो जाएगा अभी, एटलीस्ट लिटिल बिट, है कि नहीं। ऐसा नहीं होगी एमसीक्यू मतलब ऐसे देख देख के आंसर आएंगे, एमसीक्यू में भी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे ना मेरे भाई। एमसीक्यू मतलब वो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट पूछेंगे कि ये एमसीक्यू में पूछेंगे लेबर आवर्स आर दिस मच, लेबर रेट इज दिस मच, एक्चुअल लेबर आर टेकन, कैलकुलेट लेबर रेट वेरिएंस। अब क्या एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 मार्क का, बराबर है कि नहीं। ओनली थिंग इज दैट उनको आंसर चाहिए नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना है, बट कहीं ना कहीं रफ में तो आपको करना ही पड़ेगा ना वो, है या नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लिया आपने, बताओ क्या लिखो आंसर में, क्या लिखो पहले, किस फॉर्मेट में लिखो। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, बोलो क्या लिखो उसमें, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद क्या लिखो, टोटल, उसके बाद बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, और उसके बाद बोलो मशीन से नहीं, 1 2 3 4 5 मशीन्स 1 2 3 4 5, यस। बनाओ फॉर्मेट बनाओ और स्टार्ट भी कर दो। पर्टिकुलर्स, टोटल, यस। चलो भाई करें कंटिन्यू हम लोग, चलेगा क्या, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मशीन आर रेट। तो एक एक एक्सपेंडिचर करके बताओ मुझे जो भी है। पहला पर नहीं, पहले ऊपर वो कंज्यूमेबल स्टोर मेंटेनेंस वो है ना, ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज दिया है वो, तो वो क्या है, अलोकेशन। क्या है वो बोलो, अलोकेशन। तो अलोकेशन में क्या क्या आएगा पहले बोलो, कंज्यूमेबल स्टोर्स, सही है क्या, बोलो कितना है वो, 210, 420, 700, 850 and 1260। the total is 3440। सही है क्या मेरे भाई, इज इट गिवन, मैं सही लिख रहा हूं कि बताओ आप। कंज्यूमेबल स्टोर, उसके बाद क्या है बोलो, मेंटेनेंस, उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस, बोलो कितना है मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ बोलो 630, 840, 1500, 2000 and 1800, 6770। This is again given,
सही है मेरे भाई? बताओगे। उसके बाद में क्या? अभी अपॉर्शनमेंट। अब ये जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट वाइज अपने को दिया है उसमें अपन ने कुछ नहीं किया, जो बस दिया था वो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अपॉर्चुनिटी, अभी अपने को डिवाइड करना है कॉस्ट। तो पहला कॉस्ट बोलो पावर, तो उसमें 1, तो ये भी 1 2 करना है, कर सकते हो आप। पावर, अब बता पावर कॉस्ट किस रेशियो में जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अब कहने से यहां पे अपने को जजमेंट यूज करना है। इसके पहले के क्वेश्चन में अपने को जजमेंट यूज नहीं करना था क्योंकि उन्होंने खुद दिया था किस रेशियो में अपॉर्शन करना है। तो यहां पे कभी कभी स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा बहुत आंसर अलग रह सकता है। क्या रह सकता है? क्योंकि उसने क्या बेस लिया अप्रोप्रिएट। बट आप पावर है, आपने बोल दिया पावर इज ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो गलत होगा एकदम। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। बट अभी हो सकता है कि पावर के लिए किसी ने समझो एस्टिमेटेड आवर्स लिया है, किसी ने हॉर्स पावर आवर्स लिया है, तो समझ सकते कि भाई उसको अप्रोप्रिएट बेस उस समय पे वो लगा था। वैसे भी क्वेश्चन के एक लाइन के बेसिस पे पूरा बेस जज करना इज नॉट दैट इजी। समझता है कि आपको ये, पर वो समझने लायक है एटलीस्ट। ओके चलो बोलो फिर पावर के लिए कौन सा कॉस्ट, कौन से बेसिस पे अपन लेने वाले? हॉर्स पावर आर्स, एचपी आर्स। एचपी आर्स का रेशियो लेते हैं। बोलो क्या रेशियो एचपी आर्स का? बोलो 1:3:4:5:7। कितना है टोटल इसका? 20 है ना? 9000 डिवाइड बाय 20, हाँ 450 इंटू, हाँ बोलो इज इट 450? 1350, उसके बाद 1800, 2250, 3150। सही है क्या भाई? बोलो पावर कॉस्ट हो गया। उसके बाद सेकंड रेंट, कितना रेंट का कॉस्ट है वो बताओ पहले। रेंट का कॉस्ट इज इट 25,000? आप ये बताओ किस रेशियो में? स्पेस ऑक्युपाइड, ठीक है चलो स्पेस ऑक्युपाइड आपके हिसाब से ये अप्रोप्रिएट है ना बच्चों? स्पेस ऑक्युपाइड का क्या रेशियो है? 2:4:6:3:5। इसका टोटल है 20, बराबर है ना? 20 है ना टोटल? तो टेल मी कितना था ये? 2500, 5000, 7500, 3750, 6250। सही है भाई, ये हो गया रेंट। उसके बाद बोलो रेंट हो गया। उसके बाद मतलब ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस थे ना बच्चों। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर ये रेट्स टैक्सेस, अब वो हो सकता है ये प्रॉपर्टी रेट के टैक्सेस है। समझता है कि आपको ये, वो तो जिसका एरिया ज्यादा रहेगा उसका प्रॉपर्टी टैक्सेस ज्यादा ही रहेगा ना? यस और नो? उसके बाद हीट एंड लाइट। अब बताओ तुम्हें इसका क्या अप्रोप्रिएट बेस लगता है? हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट 5500 है। बोलो एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स, ऐसे क्यों? आर ज्यादा तो पावर के साथ संबंध हुआ ना, ये हीटिंग एंड लाइटिंग है। अच्छा सुनो ध्यान से, ये अपने क्लासरूम में कितने लाइट्स लगे हुए हैं अभी बताओ? 1 2 3 4 मिला के 8 रहेंगे सब। अच्छा सामने वाले क्लास में कितने रहेंगे? बहुत ज्यादा। क्यों? तो हीटिंग लाइटिंग खर्चा उधर ज्यादा है। हीटिंग मतलब एसी के अपोजिट। समझता है क्या आपको ये? समझता है क्या? बोल क्यों ज्यादा लग रहा है उधर? स्पेस ज्यादा है, तो आप स्पेस का बेस ले लो। समझा या नहीं? स्पेस ऑक्युपाइड समझा क्या? स्पेस ऑक्युपाइड 2:4:6:3:5। फिर भी किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे कुछ दूसरा लेना है, तो आपको नोट लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। इसका नोट हमने लिखना चाहिए इसका भी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी हैव अपॉर्शन हीटिंग एंड लाइटिंग इन द रेशियो ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। बोलो क्या रेशियो है इसका? 2:4:2। इसका टोटल कितना है? 20 है क्या? 5500 डिवाइड बाय 20 कर लो। हाँ 2 इक्वल टू इज इट 550, 1100, 1650, 825, 1375। हीट एंड लाइट हो गए। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग कितना? इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 2400। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए?
अगेन स्पेस ऑक्युपाइड. डू यू एग्री? क्यों? बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है, एरिया वाइज ही होता है ना. नहीं समझा आपको? अभी समझो किसी का, समझो मेरा एक बिल्डिंग है और ये लड़की का एक बिल्डिंग है, बट ये लड़की की बिल्डिंग के लिए डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग ज्यादा ही चार्जेस लगेंगे ना. क्यों ज्यादा लगेंगे? क्योंकि उसका बड़ा बिल्डिंग है. बड़ा मतलब क्या? स्पेस ज्यादा है ना. तो स्पेस ऑक्युपाइड इज द रेशो. कौन सा रेशो? स्पेस ऑक्युपाइड. तो 2400 डिवाइडेड बाय 20 कर लो. 2400 डिवाइड बाय 20 जो भी आएगा, 2 इक्वल टू, इज इट 240, 4 इक्वल टू 480, 720, 360, 600. ये होगा इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग. उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी. आप ही बताओ, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी तुम्हारे हिसाब से किस रेशो में जाना चाहिए? इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी 7500. बोलो. बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी. क्यों बच्चों? बोलो. अभी जिस मशीनरी का कॉस्ट ज्यादा रहेगा उसका इंश्योरेंस का कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा ना, इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा आएगा ना. इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी. तो बोलो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी का क्या रेशो है? 30:90:25:60:45. वैसे आप इसको 5 से डिवाइड करके और भी कर सकते हो, बराबर है ना. तो ये 30 + 90 + 25 + 60 + 45 का टोटल 250 है. तो 7500 डिवाइड बाय 250 है, 30 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर है ना. × 30 इज इट 900. सही है क्या? देन 2700, देन 750, देन 1800 एंड देन 1350. ये टोटल करेक्ट है क्या? बताओ. इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी तक पहुंच गए हम लोग. उसके बाद डेप्रीसिएशन, इतना ही बोला है डेप्रीसिएशन. तो क्या लेना चाहिए बताओ? डेप्रीसिएशन कितना है? 37,500. बताओ. बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी. तो बताओ, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी लिए आपने, तो आपने एक एजम्पशन किए. क्या एजम्पशन किए? एजम्पशन किए कि ये डेप्रीसिएशन इज ऑन मशीन, जबकि क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है डेप्रीसिएशन. अब डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग होता तो स्पेस ऑक्युपाइड लेना चाहिए. इसलिए मैं बोला स्टूडेंट टू स्टूडेंट आंसर अलग आ सकता है. आपको लगा नहीं सर बुक वैल्यू ऑफ मशीन ले लो, वो तो आपने एज्यूम कर लिया कि मशीन का डेप्रीसिएशन है. अच्छा, ये बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन भी हो सकता था ना. तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन होता तो क्या होता फिर? किस रेशियो में जाता है? स्पेस ऑक्युपाइड. तो हमको वो भी नोट लिखना पड़ेगा. इसलिए हम जो कर रहे हैं वो नोट लिखने का. समझता है क्या? तो बोलो बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी के रेशियो में बोलो क्या आएगा? 37,500 को डिवाइड कर दिया तो ये 120 + 25 + 45 + 60, ये टोटल 250 आ रहा है. तो 37,500 डिवाइड बाय 250, 150 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर है ना. तो इज इट 4,500, 13,500, 3,750, 9,000 एंड 6,750. ये होगा डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी. उसके बाद 7th बोलो शॉप सुपरविजन. शॉप सुपरविजन कितना है? 30,400. तो बोलो शॉप सुपरविजन 30,400 किस रेशो में जाना चाहिए? इसलिए स्पेस ऑक्युपाइड. क्यों स्पेस ऑक्युपाइड बच्चों? ज्यादा स्पेस रहेगा तो ऑब्वियसली सुपरविजन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. यही उसका लॉजिक है अभी. तो 30,400 डिवाइड बाय कितना? 20 है ना इसका टोटल. हाँ, तो 1520 इंटू 2 इज इट 3040, 6080, देन 9120. सही है क्या? उसके बाद 4560, 7600. ये होगा शॉप सुपरविजन. एंड फिर लास्ट 8th अदर जनरल एक्सपेंसेस. अब बताओ बच्चों, यहां पे तो कुछ भी बेस हो सकता है ना यार. वैसे भी क्वेश्चन वो तो इनफैक्ट आईसीआई चाहते कि आप एज्यूम करो कुछ तो है या नहीं. तो 60,800 तुम्हारे हिसाब से क्या बेस लेंगे आप बताओ. एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स लेते हैं, आईसीआई ने भी यही लिया है, वही से भी एक बचा है, बराबर है. चलेगा क्या? बोलो. अगर उसको हम 1000 से डिवाइड किया तो 5:10 चलता है ना.
5:10 नहीं, एक काम करो 500 से डिवाइड करो सबको, 500 से डिवाइड करो, चलेगा ना? 500 से डिवाइड किया तो क्या आता है? 10:20:6 बराबर है ना बच्चों? (15:25) सही है क्या भाई? कुछ गलत हो रहा है तो बताओ मुझे। कितना? 76 से डिवाइड होगा ना? 800 इंटू, बराबर है? इज इट 8000? देन 16,000, 4,800, देन 12,000, 20,000। दैट्स ऑल। ये हो गए अदर जनरल एक्सपेंसेस। टोटल करो, मशीन आर से डिवाइड करो, बात खत्म। समझा क्या आपको? टोटल। अब टोटल सिर्फ बी का करोगे या पूरा ए प्लस बी करोगे? ए प्लस बी, या तो फिर पहले अगर आपको थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन करना है तो बी का टोटल पहले करो और फिर ए प्लस बी करके टोटल लिखो। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बी का टोटल पहले, सब टोटल भी ऐसे लिख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट टोटल लिखूं क्या? टोटल और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऑब्वियसली ये जो भी टोटल है उसको मशीन आर से आपको डिवाइड करना है एंड उसके बाद आएगा मशीन आर रेट। मशीन आर रेट ऑब्वियसली सी डिवाइडेड बाय डी। सही है मेरे भाई? हो गया क्या बच्चे? बोलो टोटल कितना आ रहा है? ये तो 188,310, बट उधर टोटल 178,100 दिया है, वो टोटल क्यों नहीं टैली हो रहा है? समझा ना? क्योंकि वो ऊपर के कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड मेंटेनेंस वो भी है इसमें। समझा क्या आपको? ये सबका टोटल आया क्या? 188,310। बताओ अभी 1 2 3 4 5 का टोटल कितना है? वन का टोटल कितना है? 2 1
020 नेक्स्ट 4747 नेक्स्ट 32290 37395 नेक्स्ट 50135। बस मशीन आवर से डिवाइड कर दो, काम खत्म। कितना है मशीन आवर्स या एस्टिमेटेड यूटिलाइजेशन आवर्स बोलो? 5000, 10,000, 3,000, 7,500 एंड 12,500। तो करो बस 21020 डिवाइड बाय 5,000 का आंसर इज 4.204। 47,470 डिवाइड बाय 10,000 इज इट 4.747। 32,290 बराबर ना बच्चों? डिवाइड बाय 3,000 इज इट 10.763333। then 37,395 divided by 7,500 answer is 4.986 and 50,135 divided by 12,500 answer is 4.0108 4.0108। do you agree my friends? are you comfortable with this? समझा क्या है कुछ क्वेश्चन में? पक्का? तो अब बताओ इस टाइप के ये फॉर्मेट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आप कंफर्टेबल हो क्या? ओके चलो और एक क्वेश्चन टिपिकल सॉल्व करते हैं जो आजकल आईसीआई को बहुत पसंद है, ये कैटेगरी के क्वेश्चंस। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 28। पहले क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ा। अभी यहां तक अभी इस टाइप के अपॉर्चनमेंट, अपॉर्चनमेंट, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट, लेबर आर रेट वाले ये क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो गए बच्चों? ये ओवरहेड्स मतलब सीधा सीधा 10-12 मार्क तो जेब में अपने, समझ आ गया? डोंट टेक इट एज कि भाई चलो आज का ये दिन, ऐसे समझो कि आपने 10 अपने को टोटल मार्क ही चाहिए अभी ग्रुप के लिए 150, उसमें से 10 मार्क आज श्योर हो सकते, बराबर है कि नहीं? तो है ना, ऐसे पार्ट में थोड़ा सा मार्क्स एश्योर करते जाओगे तो एक पासिंग की तरफ और अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ोगे ना। रोज उठ के अपन क्या सोचते हैं कि मुझे पास होना है, बट आज ये सोचो कि भाई मुझे आज ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने। समझा क्या? आज मुझे कुछ नहीं, मैं सीए इंटर में हूं, मैं ये करता हूं, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मेरे साथ बहुत कैसे तो भी हो रहा है, मेरे साथ ही होता है, वो उससे अच्छा आज सोचो, बराबर है कि नहीं? वही तो मेरे साथ ही होता है, भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों करता है कि नहीं? अरे बहुत प्रॉब्लम है मेरे भाई। आजकल टीचर लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन पढ़ाने का नहीं है, वो दूसरा है कि नहीं? लेकिन हर एक स्टूडेंट आके उसको कॉस्टिंग का डाउट ही नहीं है, उसको रोज उठ के क्या चाहिए? सर कुछ तो बताओ ना। क्या बताए भाई रोज, है कि नहीं? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो मोटिवेशन कुछ काम नहीं, प्रिपरेशन, बराबर है कि नहीं? मोटिवेशन सिर्फ क्या होता है? लास्ट में टेम्पररी नहीं। अभी जैसे सिंपल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रेगुलर बैच में सुना रहेगा आपने, प्रिपरेशन वर्सेस मोटिवेशन। अगर आपने को डिफरेंस लिखना है, क्या प्रिपरेशन वर्सेस मोटिवेशन। अच्छा चलो, तुम मुझे देख रहे हो, एक 98 किलोग्राम वेट था मेरा लास्ट टाइम जब मैं किया था, तो ऐसा पेट देखो इतना है, समझ रहे आप? तो आप मुझे बताओ, समझो मैं लेट से ये इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर है, समझो ये लड़की, और समझो मैं छोटा मोटा सेकंड लेफ्टिनेंट हूं, समझो। अब देखा मेरा साइज और ये अब समझो कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो समझो 3000 फुट ऊंचा, जहां पे कुछ टेररिस्ट बैठे और उनको जाके मारना है, और ये मुझे मोटिवेट कर रही है, तू कर सकता है, तू जा, भाग, अपने को करना है, तिरंगे के लिए करना है, भारत माता के लिए करना है। क्या करूं बोलो? जा पाएगा आदमी 100 किलो, बराबर है कि नहीं? मोटिवेटेड बहुत हूं मैं, है कि नहीं? मैं भी सोच रहा हूं भारत माता की जय, तिरंगे की पहचान के लिए करना है, देश के लिए लड़ना है, बट तुझे आता क्या है भाई, है कि नहीं? देश के लिए लड़ने बाद में देश को तुझे वो नीचे उठाने में तकलीफ है, बराबर है कि नहीं? तो व्हाट इज लैकिंग? मोटिवेशन तो बहुत है मेरे पास, क्या नहीं है? प्रिपरेशन नहीं है। हाँ, वर्सेस समझो एक दूसरा फिट बंदा है, समझ रहा है क्या आपको? 5 साल से ऐसा समझ रहा है क्या, ऐसा वो मिलिट्री वाला बंदा है, समझता है क्या? रोज 4 बजे उठ के उसका ट्रेनिंग चालू होता है, समझता है क्या? पिछले 5 साल से कभी जंग कुछ खाया नहीं है, समझता है क्या? ये बंदा है समझो, फिट एंड फाइन एकदम सब कुछ, बराबर है?
अब उसको सिर्फ बोलने की जरूरत है, भाई चलो करना है, वो बोलेगा चलो यस अपने को करना है, अगले 2 घंटे में अपन वो काबिज करेंगे पॉइंट, वो कर पाएगा। मोटिवेशन उसको भी चाहिए, बट मोटिवेशन वर्क्स ओनली आफ्टर प्रिपरेशन। समझता है क्या? विदाउट प्रिपरेशन मोटिवेशन इज ऑफ नो यूज, इट जस्ट अनदर टाइम पास। बराबर है कि नहीं? वो टाइम पास करने का एक जरिया है बस। समझ है कि नहीं? मैं आपको कुछ कॉस्टिंग अपॉर्चुनिमेंट एलोकेशन कुछ नहीं आता है, मैं बोल रहा हूं कि तू कर पाएगा, क्या कर पाएगा? घंटा। है कि नहीं भाई? कुछ तो आना तो चाहिए ना, प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा कि नहीं? वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एंड वो कंसिस्टेंसी के बिना नहीं होता है अपने को। एंड तुम्हारे देखो, मैं तुमको पास होने का एक सिंपल बताता हूं। तुम लोग जो वो हॉबीज छोड़ के बैठे, कोई बोला नहीं सर मैं बहुत अच्छा म्यूजिक में था, मैं सब सीए के चक्कर में छोड़ दिया, मैं कराटे खेलता था, जूडो था, ये छोड़ दिया। कोई बोलेगा सर मैं जिम छोड़ दिया, कोई बोलेगा क्रिकेट छोड़ दिया, गिटार छोड़ दिया, कोई बोलेगा भरतनाट्यम छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती की तुमने तो। समझा ही नहीं? कुछ छोड़ना नहीं था, वो पढ़ना था, है कि नहीं? तुमको लगा ये पकड़ने के लिए उसको छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। पता है कि नहीं? क्योंकि तुम वो उसमें रहोगे तो ही तुम्हारा माइंडसेट ठीक रहेगा। समझा क्या आपको? ये तो ये हो पाएगा। समझ रहा है? मैंने पिछले 6 साल से देखा है बच्चों, जो एक ग्रुप पास होकर आर्टिकलशिप करता था ना, एंड जो फ्री रहता है कि अभी मैं एक ग्रुप पास भी हुआ, अभी मैं सेकंड ग्रुप पास करूंगा और फिर आर्टिकलशिप करूंगा, जो आर्टिकलशिप ज्वाइन करता है ना वो पास होता है सेकंड ग्रुप, एंड जो 24 घंटे फ्री है ना वो फेल होता है। बराबर है? जो आर्टिकलशिप जो एक कर रहा है उसको मालूम है कि मुझे 3 ही घंटे मिल रहे हैं, उसमें से मुझे 2 घंटे पढ़ना है, वो पढ़ लेता है। ये 24 घंटे फ्री वाला क्या कर रहा है? सुबह सोच रहा है दोपहर में पढ़ेंगे, दोपहर में सोच रहा है शाम को पढ़ेंगे, शाम को सोच रहा है लेट नाइट पढ़ेंगे, लेट नाइट सोच रहा है अर्ली मॉर्निंग पढ़ेंगे, फ्राइडे को सोच रहा है मंडे को पढ़ेंगे, मंडे को सोच रहा है एकादशी को पढ़ेंगे, एकादशी को बोल रहा है बर्थडे को पढ़ेंगे। बराबर? 24 घंटे फ्री है नहीं? बड़ो जो आर्टिकलशिप वाला बंदा है उसको मालूम है कि भाई मेरे पास टाइम ही रात को 8 से 11 है, वो छोड़ा तो सुबह मुझे 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, 7 बजे के पहले ऑफिस से छोड़ती नहीं, वो बराबर 2 घंटे पढ़ता है, वो बराबर पास भी होता है या नहीं? प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, नॉट मोटिवेशन एवरी डे। बराबर है ना? मोटिवेशन कभी तो, मैंने जैसे बोला वो सोल्जर जो है ना जिसको जाना है अभी ऊपर, उसको भी मोटिवेशन चाहिए, बट कब चाहिए मोटिवेशन? अभी सब वो पूरा रेडी है अटैक के लिए। बराबर है कि नहीं? वो फुल प्रिपेयर्ड है, बस अब वो लास्ट पॉइंट चाहिए बस उसको, है कि नहीं? बस वो उसके दिमाग में वो जुनून सवार करना है बस। बराबर है कि नहीं? उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, बाकी प्रिपरेशन विल ओनली वर्क ना, है या नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 28 करे बच्चों सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 28 करे क्या सॉल्व? इन द करंट क्वार्टर कंपनी हैज अंडरटेकन 2 जॉब्स। कौन से 2 जॉब्स? डेटा रिलेटिंग टू दीज 2 जॉब्स इज एज अंडर। पर्टिकुलर जॉब 1102 एंड जॉब 1108। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दिया है क्या? और क्या दिया? प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है बच्चों। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट वेजेस दिया है, दिया है क्या? इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ factory cost, as a percentage of factory cost. Company has received a new order for manufacturing a similar job. The estimate of direct material and direct wages relating to new order are 64,000 and 50,000. Profit of 20% on sales is required. You are required to compute rate of factory overheads and selling and administration overheads to be charged and selling price of new order. क्वेश्चन पढ़ो, मैं 1 मिनट वेट करता हूं आपके लिए, फिर अपन आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों पहले। पढ़ लिया क्वेश्चन? बोलो कैसे सॉल्व करना है, बताओ, कुछ प्लान हो तो बताओ। क्या फाइंड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड का रेट पता करना है एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का रेट पता करना है। चलेगा ना भाई? बोलो। नहीं चलेगा तो उधर कोने में जाके बैठो।
ठीक है, बोलो क्या लिखो, पहले ये क्वेश्चन पे बात करते। बताओ, एक सेंटेंस से बताओ। दो जॉब का डेटा है अपने पास। कैसे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस लेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। हाँ चलो, दोनों जॉब का प्राइम कॉस्ट आ गया, समझो, आगे बात करो। हाँ, X% लेगी फिर, तो विल टेक लेट फैक्ट्री ओवरहेड्स बी X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो राइट ऑन, पहला सेंटेंस, लेट फैक्ट्री ओवरहेड्स बी, बोलो, X% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, X% of direct wages and selling and administration overheads. Selling and administration overheads B, बोलो, Y% of, क्या बोलो, Y% of what? फैक्ट्री कॉस्ट। उन्होंने बोला ना, इट्स अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। समझ आए क्या? चलो फिर, अगर ऐसा है तो वी विल फाइंड आउट डेटा रिलेटिंग टू ईच जॉब, तो उसमें पर्टिकुलर्स चलेगा क्या? एंड चलो बोलो कौन से जॉब है। जॉब 1102 एंड जॉब 1108। जॉब 1102 एंड जॉब 1108, ये डेटा दिया हुआ है। चलो बोलो कैसे सॉल्व करना है, तुम्हारे दिमाग में जो प्लान है बताओ मुझे। जॉब 1102, जॉब 1108 डेटा है बच्चों। बोलो क्या लिखो, डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते। बोलो डायरेक्ट मटेरियल्स, कितना है डायरेक्ट मटेरियल्स बताओ। डायरेक्ट मटेरियल्स 37,500 एंड 54,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर बोलो बच्चों 30,000, 42,000। उसके बाद क्या लिखो, लिखना है तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखते, चलेगा क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो अब बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इट बी इंटू एक्स बाय 100, चलता है क्या बताओ? एक्स बाय 100 मतलब X%, डायरेक्ट वेजेस का X%, तो 30,000 इंटू एक्स बाय 100 इज इट 300X, एंड ये आएगा 420X। यहां तक समझे क्या बताओ? डायरेक्ट ये कहां तक पहुंचे हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में और क्या ऐड कर, ये ऐड कर दिया, तो आप बताओ प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब A प्लस बी प्लस सी। नहीं समझा आपको? ये वैसे लिखना चाहता था तो A प्लस बी प्राइम कॉस्ट लिख सकते थे, प्राइम कॉस्ट में ये ऐड कर दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट आने वाला, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समझा क्या आपको? ये बोलो कितना आता है? 67,500 प्लस 300X, एंड दिस इज 96,000 प्लस 420X। सही है। उसके बाद लिखो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड, बोलो मेरे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो टेल मी, इज इट डी इंटू वाई बाय 100? इज इट फैक्ट्री कॉस्ट का Y%? डू यू एग्री? फैक्ट्री कॉस्ट का Y%, तो बोलो क्या आएगा? Y डिवाइडेड बाय 100 इन ब्रैकेट 67,500 प्लस 300X, एंड ये आएगा Y डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट में 96,000 प्लस 420X। सही है क्या मेरे भाई? तो टेल मी, इज इट 675Y प्लस 3XY, एंड ये आएगा 960Y प्लस 4.20XY। मैंने वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया Y बाय 100 से। Y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, Y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब बताओ बच्चों, D प्लस E मतलब क्या आएगा? टोटल कॉस्ट। हाँ या ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो। यस और नो? क्या रहेगा फिर? ये बोलो D प्लस E। डू यू एग्री? इज इट D प्लस E? बोलो D प्लस E कितना आता है बताओ? 300X प्लस
675y प्लस बोलो 67,500 प्लस 3xy बराबर किया है कि मैंने टोटल, सिर्फ सीक्वेंस लिखते वक्त मैंने x वाला टर्म पहले लिखा है, बट आपको समझा क्या बताइए, d प्लस ई समझा क्या मेरे भाई, d प्लस ई। चलो इधर भी बताओ d प्लस ई, बोलो जल्दी। 420x प्लस 960y प्लस 96,000 प्लस 4.20xy, डू यू एग्री? ये टोटल कॉस्ट है। ओके, अब लिखो जी सेलिंग प्राइस। आपको जॉब का सेलिंग प्राइस पता है क्या बच्चों? कितना है सेलिंग प्राइस बताओ? 107,325 एंड 157,920 एच। आपको प्रॉफिट पता है क्या बच्चों? कितना है प्रॉफिट बोलो? 8% ऑफ कॉस्ट है, बड़ी सेलिंग प्राइस है। एक मिनट सुनो, मैं सही कर रहा हूं कि कैलकुलेशन बताओ आप मुझे। 1,07,325 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 8 इज द प्रॉफिट, एंड 1,57,920 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12 इज द प्रॉफिट। नहीं समझा आपको? अगर 100 रुपए कॉस्ट है तो 112 सेलिंग प्राइस है, तो 112 सेलिंग प्राइस है, तो जो सेलिंग प्राइस है डिवाइड बाय 112 इंटू, अगर 12 की जगह मैंने इंटू 100 किया होता तो डायरेक्ट कॉस्ट आता। समझा क्या आपको? तो बोलो क्या था ये? 1,07,325 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 8, आंसर इज 7950, एंड 157,920 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, आंसर इज 16,920। एंड अब बताओ बच्चों, यहां तक समझा है कि सबको? तो ये अभी तक हम कहां तक पहुंचे? प्रॉफिट तक पहुंचे ना। तो सेलिंग प्राइस में से आप एक काम करो, प्रॉफिट डिडक्ट करो, तो क्या मिल जाएगा आपको? बोलो टोटल कॉस्ट। टेल मी, इज इट जी माइनस एच? डू यू एग्री? आप एग्री करते हो कि इस पे बताओ मुझे, जी माइनस एच टोटल कॉस्ट है क्या? बोलो फिर कितना है टोटल कॉस्ट? 1,07,325 माइनस 7,950। टेल मी, इज इट 99,375? एंड दूसरा बताओ 157,920 बराबर है ना, माइनस 16,920, आंसर इज 1,41,000। ये भी टोटल कॉस्ट है। एंड जो एफ में आया था, एफ बोल के, वो भी टोटल कॉस्ट था ना बच्चों। तो आप मुझे बताओ, कैन आई से ये एफ एंड आई को मैं इक्वेट कर सकता हूं? यस और नो? एफ भी टोटल कॉस्ट है, आई भी टोटल कॉस्ट है। तो अब ये तो मैथ्स का क्वेश्चन हो गया ना, है या नहीं? तो चलो, इक्वेटिंग एफ एंड आई, इक्वेटिंग बोलो एफ एंड आई, बोलो एफ एंड आई को इक्वेट कर दिया तो क्या होगा? बोलो जल्दी बताओ। 300x प्लस, जल्दी बताओ, 675y प्लस एक काम करता हूं, 3xy लिखता हूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? इज इक्वल टू 99,375 माइनस 67,500। डू यू एग्री? 99,375 माइनस 67,500 कितना था ये? 31,875। नहीं समझा शायद आपको? वो 67,500 था उधर, मैं इधर आके डिडक्ट कर दिया हो। डू यू एग्री? अरे इज इक्वल टू 99,375 लिखने वाला था ना मैं वैसे भी। एंड सेकंड इक्वेशन बताओ क्या है, जल्दी बताओ। 420x प्लस 960y प्लस 4.20xy इज इक्वल टू 1,41,000 माइनस 96,000। टेल मी, इज इट इक्वल टू 45,000? डू यू एग्री? अच्छा बताओ, ये इक्वेशन 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपने को x एंड y लाना है। आपका टेबल वगैरह कंप्लीट हुआ है क्या? हुआ है क्या कंप्लीट? बताओ कैसे कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करें इसके। सबसे पहले तो आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये एक्स वाई वाला टर्म अपने को गायब करना पड़ेगा, बराबर है? तो ही कुछ कैंसिल हो पाएगा ना यार। तो 3 को 4.20 में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए दोनों साइड को 1.40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1.40 ऑन बोथ साइड्स। तो करो, इक्वेशन 1 को 1.40 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। 1.4 इंटू 300 कितना था ये? 420x, बराबर ना बच्चों? प्लस 945
y प्लस 4.20 xy इज इक्वल टू, बोलो 44,625। अरे दोनों साइड को 1.40 मल्टीप्लाई किया, समझा क्या आपको? क्यों मुझे 3 को 4.2 करना था ना भाई, ये 6-7 स्टैंडर्ड समझता है नहीं तो। चलो नेक्स्ट इक्वेशन बताओ, एज इट इज बताओ क्या है, बोलो 420x प्लस 960y प्लस 4.20 xy इज इक्वल टू 45,000। डू यू एग्री? चलो क्या करें, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बराबर है। तो टेल मी इज इट माइनस 15y इज इक्वल टू 44,625 माइनस 45,000 इज इट माइनस 375 डिवाइड बाय 15, तो y इज इक्वल टू 25। आ रहा है कि नहीं? पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन, बोलो एनी ऑफ द इक्वेशन। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो बोलो 300x प्लस 675 इंटू 25 प्लस 3x इंटू y कितना है, बोलो 25 इज इक्वल टू 31,875। तो बोलो ये 75x प्लस 300x इज 375x इज इक्वल टू 675 इंटू 25 का आंसर है 16,875। 31,875 से डिडक्ट करो तो ये 15,000 आ रहा है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 375 का आंसर है 40। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बोलो 40। समझा बच्चों? x 40 है, y 25 है। हमने इक्वेशन 1 में पुट किया वो वैल्यू, समझा क्या आपको? y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो x आया। तो आप बताओ बच्चों, देयरफॉर बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या थे, बोलो x% ऑफ डायरेक्ट वेजेस थे। इसका मतलब कहना है इट इज 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अरे x का वैल्यू आया ना मेरे भाई। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स कितना था, बोलो y%, मतलब इज इट 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। 25% ऑफ, बोलो फैक्ट्री कॉस्ट। एंड अब बताओ इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया क्या? बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का आपको मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, कोई बड़ी बात है क्या भाई? ये कैलकुलेशन समझे क्या आपको? राइट डाउन सेकंड वर्किंग, लास्ट वर्किंग इन दिस कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ, बोलो सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर। सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर, बोलो बच्चों पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बोलो फिर अभी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर, बोलो मेरे भाई। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल्स कितना है? 64,000। बी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर बोलो मेरे भाई 50,000। उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है मेरे भाई? 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब बी इंटू 40%। टेल मी 20,000 सही है क्या? तो बोलो ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या रहेगा? फैक्ट्री कॉस्ट, या तुम चाहो तो ए प्लस बी को प्राइम कॉस्ट लिख सकते थे एंड फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आता। बोलो फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 1,34,000। अच्छा फिर फैक्ट्री कॉस्ट में क्या ऐड करो बच्चों अभी? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। अच्छा ये फैक्ट्री कॉस्ट के 20% है, सॉरी 25% है। फैक्ट्री कॉस्ट के कितना परसेंट? 25%। तो 1,34,000 का 25% बोलो कितना आता है? 33,500 इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। तो अब बताओ ये ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब बोलेंगे क्या? यस और नो? वो कितना आ रहा है? डी प्लस ई 167,500
इज द टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब। अब बताइए इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करना है? 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ सेल मतलब 1/5 ऑफ सेल्स। तो 1/5 ऑफ सेल्स इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब 1,67,500 इंटू 25% होगा बच्चों। नहीं समझा आपको? समझा क्या क्यों 25%? 1/5 ऑफ सेल्स इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। 1/4 मतलब 25%। 1,67,500 इंटू 25% कितना आता है? 41,875 एंड F प्लस G कर दो, आपको सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर, सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर 41,875 प्लस 1,67,500, आंसर इज 2,09,375। 2,09,375 इज द आंसर। टफ था क्या बच्चों? 2,09,375 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू ऑर्डर। कंफर्टेबल विद दिस? अच्छे से ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए यहां पे रुक जाए हम लोग। ऑब्वियसली अगले इसमें हम अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन का कंसेप्ट सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं ओवरहेड्स में हम बहुत मेजर पार्ट कवर कर लेंगे। फिर चलेगा बच्चों? अब देखो, अब आपको लगेगा सही ये टिपिकल, अभी इसमें प्रैक्टिस तो कितना भी कर सकते हैं यार। तुम रेगुलर बैच की नोट्स देखो, आप बोर हो जाओगे बट क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। इतना बड़ा मतलब बराबर है कि नहीं? ठीक है, बट मैं मेन जो भी कुछ है जो आपका जानना जरूरी है वो सब बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो शैल वी स्टॉप हियर? यस, चलो बराबर। अपन इसके बाद मिलते हैं 1 12:50 1 आवर के बाद में। चलेगा बच्चों?